हेलो दोस्तों, मैं आदित्य तिवारी आपके अपने चैनल डेस्टिनी पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रैक्टिस सेट 1 का है, जिसमें वंशानुक्रम तथा वातावरण का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में दर्शाया गया है। तो दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो पे तो वंशानुक्रम और वातावरण प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। आपके ऑप्शन है ए गैरेट, बी थॉर्नडाइक, सी वुडवर्थ या डी स्किनर। तो बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये हमारे वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ ने कहा है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। कौन सा है? आपके ऑप्शन नंबर ए है समानता, बी है युयुत्सा, सी है वंशानुक्रम, डी है निरंतरता। तो जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, कौन योगफल है? तो वंशानुक्रम, अतः आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? आपके ऑप्शन है ए भिन्नता, बी प्रत्यागमन, सी समानता या डी अभिप्रेरणा। तो वंशानुक्रम का नियम कौन सा नहीं है? तो अभिप्रेरणा आपका वंशानुक्रम का नियम नहीं है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने चौथा नंबर, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? ए है आपका निरंतर गृह कार्य देते रहना, बी है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, सी है विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, और डी है आपका ऑप्शन एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। तो निरंतर गृह कार्य देते रहना ये अधिगम योग्य वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं होता है। सीखने वाले द्वारा केवल व्यक्तिगत कार्य करना ये भी अधिगम योग्य वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं होता है, और एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना ये भी वातावरण के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, यह अधिगम योग्य वातावरण के लिए एकदम उपयुक्त होगा, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय और बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए है आपका सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। बी है समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। सी है आपका आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं, और डी है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। तो हम लोग को इसमें ध्यान देना होगा कि समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है, ये क्या होगा? असत्य होगा, गलत होगा, क्योंकि समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक होता है। सी वाला भी गलत होगा कि 50-50% योगदान देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आनुवंशिकता कभी अधिक हो जाती है तो कभी वातावरण अधिक हो जाता है। जो प्रभावी होता है वैसा बच्चे का विकास होता है, और आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, अतः आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने छठा नंबर क्वेश्चन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ए वुडवर्थ, बी एनास्टसी, सी रॉस या डी रूथ बेनेडिक्ट। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है,
यह रॉस ने कहा है। किसने कहा है? रॉस ने। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। आपके ऑप्शन है ए विषय वस्तु आधारित प्रश्न, बी है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, सी है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा और डी है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए हमेशा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आवश्यक होते हैं, क्योंकि इससे बच्चे कई दिशा में सोच सकते हैं कि कौन सा उनके लिए उत्तर सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। आपके ऑप्शन है ए सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, बी आंखों का रंग, सी चिंतन पैटर्न या डी समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति। तो आनुवंशिकता संबंधी कारक क्या होता है? आंखों का रंग होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं को सबसे पहले गोल घेरे में करेंगे और इसके ऑप्शन देखेंगे। ए है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, बी ऑप्शन है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है, सी है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है और डी है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, ये सही है, क्योंकि वंशानुक्रम माता पिता से ही संतान में आता है। बी है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ये गलत हो रहा है। सी है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यह आपका ऑप्शन सही होगा। और डी है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, ये वंशानुक्रम की परिभाषा है, तो ये भी सही होगा। तो इसमें पूछा है नहीं, आपके ऑप्शन है ए, सी और डी सही है और आपके ऑप्शन नंबर बी गलत है और इसमें नहीं पूछा है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 10वां नंबर है आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसा सामाजिक संरचना माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए गौण, बी स्थिर, सी गत्यात्मक, डी प्राथमिक। तो आनुवंशिकता को हमेशा गौण सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सामाजिक संरचना? गौण सामाजिक संरचना माना जाता है। और वातावरण जो हमारा होता है, वातावरण वो हमारा प्राथमिक सामाजिक संरचना माना जाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 11वां नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, विकास को आकार देने की बात हो रही है। आपके ऑप्शन है ए पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी संस्कृति, सी शिक्षा की गुणवत्ता और डी शारीरिक गठन। तो आप लोग ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे कि पौष्टिकता की गुणवत्ता ये भी विकास को आकार देती है, संस्कृति भी विकास को आकार देती है, शिक्षा की गुणवत्ता भी विकास को आकार देती है। तो कौन सा आकार नहीं देता है? हमारा शारीरिक गठन विकास को आकार नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये वृद्धि को आकार देता है। किसको आकार देता है? वृद्धि को। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें अतिरिक्त पूछा है। अतिरिक्त का मतलब इसमें नहीं देखना है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 12वां नंबर क्वेश्चन है बालक का विकास परिणाम है। किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, बी है वातावरण का, सी वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या डी आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास परिणाम है
वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 13वां नंबर क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो ए है आपका ऑप्शन XX गुणसूत्र, बी है XYY गुणसूत्र, सी है X गुणसूत्र या डी है XXX गुणसूत्र। तो सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं तो सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 14वां नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, सी मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, या डी इनमें से सभी को। तो वंश क्रम संज्ञानात्मक विकास में निर्धारित क्या करता है? तो मस्तिष्क जैसी संरचना के मूलभूत स्वभाव को वंश क्रम संज्ञानात्मक विकास में निर्धारित करता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 15वां क्वेश्चन, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकी नियम के जरिए विश्लेषण किया जा सकता है? ए समानता, बी विभेद, सी अवनति या डी कीटाणु के जन्म द्रव्य सिद्धांत द्वारा। तो बच्चा जब थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है और जब भिन्न रहेगा तो क्या होगा? विभेद होगा। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए और यदि वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।